सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं और ये है जीएस मेंस कैप्सूल। मैं इसका नाम दिया हूं। इसमें हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल या जो भी मेंस रिलेटेड टॉपिक है उस सब को मैं कवर इसमें किया हूँ। अगर आप मेंस का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए, यूपी पीसीएस दीजिए या अदर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम दीजिए, अगर उस एग्ज़ाम में जनरल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है, सामान्य अध्ययन से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं इसमें कवर किया हूँ जो कि एग्ज़ाम में आया है या तो आएगा। यूपीएससी का जो हाल ही फिलहाल में जो मेंस हुआ है उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसी हमारे मेंस कैप्सूल के सीरीज से आया हुआ है। और ये अब मैं जो मेरा जो डेली आंसर प्रोग्राम चलता है वहाँ पे मैं ये चीज़ प्रोवाइड किया हूँ और इसमें लगभग अभी 80 टॉपिक मैं कवर किया हूँ। लगभग एक पेज में लगभग एक टॉपिक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले टॉपिक में संघवाद से टॉपिक लिया हूँ। फिर नेक्स्ट में आपका देखिए विषय राज का दर्जा का टॉपिक है। फिर यहाँ देखिए भारत आसियान का इशू है। फिर आगे यहाँ देखिएगा इसमें नेक्स्ट जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। या फिर यहाँ पे आगे देखिए मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है। फिर विनिवेश है। मतलब इसमें जितने भी चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितना भी टॉपिक है जो सब्जेक्ट है उसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनता है टू द पॉइंट इसमें मेरा किया हुआ है। और इसका मैं नाम ही दिया हूँ बीपीएससी मेंस कैप्सूल नाम दिया हूँ। और अभी ये पार्ट फर्स्ट है। और अभी जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, डबल एओ का एग्ज़ाम हुआ या बीपीएससी और भी कोई जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ, इसी से आया हुआ सारा प्रश्न था। वो मैं आपको अभी सब दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें लगभग 83 पेज है। अब 83 पेज को एक दिन में वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा इस पूरे पीडीएफ को 3-4 दिन में वीडियो लगेगा। तो अभी मैं कोशिश करूंगा लगभग इसमें 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शुरुआती टॉपिक इसमें आपको कवर कर दूं, तो ताकि आपको चीज़ें समझ में आवे। और इसका अगर इस पूरे वीडियो को या मेरे इस पूरे नोट्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो हमको लगता है कि लगभग मेंस का बहुत सारा एरिया आपका इससे कवर हो जाएगा। और ये टू द पॉइंट है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। मतलब इतना है कि आप जो बीपीएससी में आराम से प्रश्नों को हैंडल कर लेंगे और चीज़ें आपको बेहतर भी समझ में आएगी। तो आइए इसको जो है हम वीडियो को हम 10 टॉपिक कम से कम कोशिश करेंगे जितना देर में हो जाए। तो इसका नाम ही है बीपीएससी मेंस कैप्सूल और ये मैं अपने डेली आफिन प्रोग्राम में चीज़ें प्रोवाइड किया हूँ। और चूँकि जो डेली आफिन मेरा प्रोग्राम चलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें इतना सटीक और जो एक बेहतर जो कंटेंट के लेवल पे जो कमी है बीपीएससी में उसको पूरा किया जाए। क्योंकि जब से मैं वीडियो बनाया हूँ कि जो कंटेंट के लेवल पे जो डिमांड मेरा बढ़ा है कि नहीं आपका कंटेंट काफ़ी बेहतर। यही देखिए कोई भी चीज़ को रिसर्च करना पड़ता है। और जब आप जीएस में क्या है कि जो मार्केट में जो भी बुक्स है या जो भी कोचिंग है वो उसी पुराने चीज़ों को पढ़ा रहे हैं कर, लेकिन नहीं, आपको जीएस में नया कुछ करना पड़ेगा, उसमें रिसर्च करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें लिखना पड़ेगा, इसलिए बेहतर जो नोट्स बन पाता था। आइए ये आज का जो पहला टॉपिक हम इसमें जीएस मेंस के फुल में इसको जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है प्रतिस्पर्धी संघवाद। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं। और मेरा जितना भी आप मेंस का वीडियो देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि इससे बेहतर और कहीं आपको कंटेंट शायद ना मिले। हो सकता है हमसे भी बेहतर मिलता हो, लेकिन हाँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में आपको इस तरह का कंटेंट इस लेवल पे जो है ना शायद ना मिले। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज़ उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मेंस लिखने का ही नाम है, नहीं लिखे तो आपका मेंस चीज़ें होना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ देखिए जो पहला टॉपिक जो अभी हाल फिलहाल सीडीपीओ में एग्जाम में पूछा था और भी मेंस में कि प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी आपको बताते चलता हूँ। आपको अगर पढ़े होंगे इंडियन पॉलिटी, अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको एक टर्म आता है संघवाद या फेडरल सिस्टम। तो आपको पता है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है, संघवादीय संघीय व्यवस्था है। और संघीय व्यवस्था होने का जो सबसे पहला जो प्रमाण ये होता है कि हमारे यहाँ 2 लेवल पे सरकार है। एक तो सेंट्रल स्टेट है और एक दूसरा क्या है आपका स्टेट सरकार है। तो 2 लेवल पे सरकार होना जो है ना ये कहलाता है कि हमारे यहाँ संघीय सिस्टम है।
जब से मेरा देश आज़ाद हुआ इसी फेडरल सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो कि संघीय होने के साथ साथ एकात्मक भी है। जो मेरा पहले का वीडियो है केंद्र राज्य संबंध का, वहाँ मैं बताया था कि संघीय लक्षण क्या है और एकात्मक के लक्षण क्या है। तो संघीय लक्षण अगर आप देखिएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद आपको लगा कि नहीं, संघीय व्यवस्था जो है हमारा, जो है ना, उसका जो स्वरूप है, उसका जो नेचर है, वो स्थिर नहीं होके वो बल्कि परिवर्तनशील है। जैसे अगर आप देखिएगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस लगभग 1950 से लेके लगभग 1967 के बीच जो है ना, हमारे यहाँ जो है ना एक केंद्रीयकृत संघवाद की स्थिति देखी जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है ना कांग्रेस सत्ता में केंद्र में भी थी और राज्य में भी थे, और राज्य के पास उतना अधिक चीज़ें नहीं था, इसलिए इस समय इसको कहा गया केंद्रीकृत संघवाद। फिर जब 1967 से लेके लगभग 1971 तक, जब तक इंदिरा गांधी जब दोबारा जब जीत के नहीं आई, तब तक जो है ना इसको हम लोग कमज़ोर संघ का नाम देते हैं। लेकिन 1971 के बाद लेकिन 1975 आपातकाल की स्थिति तक 1977 तक जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एकात्मक संघवाद। मतलब कि यहाँ पे क्योंकि आपातकाल लग गया, संघ ज़्यादा पावरफुल हो गया। उसके बाद जो 1990 के बाद जब नई आर्थिक नीति आया और उसके बाद कई नए छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का जब उदय हो गया, तो इस संघवाद को हमने कहा कि भाई गठबंधन की सरकार बनना शुरू हो गया। इसको कहा गया सौदेवादी वाला संघ, ठीक ना। और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जब से नीति आयोग का गठन हुआ है, तब से हमारे देश में एक नया संघवाद आया है। उसका नाम सहकारी संघवाद के साथ साथ उसको हम नाम देते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद। मतलब कि प्रतिस्पर्धी संघवाद का सिंपल सा मतलब ये है कि केंद्र राज्य से आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ में क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धी, जहाँ तनाव नहीं करेंगे बल्कि आगे बढ़ने की होड़ में जो है ना कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धी संघवाद। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा, अभी जो मैं आपको लेक्चर लिया कि भारतीय संघीय व्यवस्था का स्वरूप स्थिर ना होकर बल्कि परिवर्तनशील है, तो आप यहीं पे टाइम लाइन के जरिए दिखाएंगे इस समय क्या था, इस समय क्या था, इस समय क्या था, इस और अभी वर्तमान में क्या है। तो फिर मैं बोलता हूँ कि मेरा जब भी लेक्चर देखिए, जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ उसको अपने कॉपी में कहीं कोने पे लिखिए, क्योंकि जब चीज़ें समझाने के क्रम में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दिया जाता है कि जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ऑडिटर का और जो CDPO का, मैं फंडामेंटल राइट और DPSP पर आ रहा था, वहाँ मैं इस बात का जिक्र किया था कि फंडामेंटल राइट और DPSP कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, उसको मैं समझा रहा था। और वही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ गया, तो वही थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि संघवाद का स्वरूप भारत में स्थिर नहीं होकर बल्कि परिवर्तनशील है, अभी जितना मैं डिस्कस किया टाइम लाइन दे रहे वही आपको एग्जाम में लिखा है, आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए, अगर प्रतिस्पर्धी संघवाद अगर पूछ दे, अगर या भी UPSC में भी और कई भी स्टेट में क्वेश्चन पूछा भी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पे करेंगे कि यह एक अवधारणा है जहां केंद्र राज्यों से और विभिन्न राज्य आपस में भारत के विकास के प्रयास में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी करते हैं, खासकर व्यापार या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। मतलब कैसे हमारे राज्य में व्यापार अच्छा हो, वाणिज्य अच्छा हो और विदेशी कंपनियां बेहतर आवे या ट्रेड बढ़े या कुछ प्रोडक्शन बढ़े, ये इस दृष्टिकोण से जो है ना, अगर हम आपस में कुछ प्रयास करें, प्रतिस्पर्धा करें, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद। इसमें इस नीति के बजाय प्रत्येक राज्य अपने अनुसार नीतियां बनाती है। पहले योजना आयोग में क्या होता था, योजना आयोग वन साइज टू ऑल कर देती थी ना, भाई आपको ये करना। लेकिन अब जो नीति आयोग आया है, नीति आयोग जो है ना, इस प्रतिस्पर्धी संघवाद को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद कर रही है। एग्जाम्पल भी यहाँ मैं बोल दिया कि गुजरात में श्रम सुधार पर व्यापार माहौल बनाया गया। कर्नाटक ने अपना खुद का खुदरा नीति जारी किया। महाराष्ट्र भी कई तरह का अपना निवेश, कृषि जो निर्यात नीति लागू किया है। तो क्या ये कहीं ना कहीं जो आपका जो है प्रतिस्पर्धी संघवाद का एग्जाम्पल ही तो है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद भारत में जो कैसे इसको बढ़ावा दिया जा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो दो चीज़ का नाम आप जिक्र कीजिएगा। एक तो कि भाई नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य ही कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धी संघवाद को लेकर जाना है,
राज्य अब केंद्र पर निर्भर नहीं है। वित्त आयोग ने भी, आपको पता है कि 14वें वित्त आयोग ने 32% से बढ़ाकर 42% केंद्र में शेयरिंग कर दिया था, और अभी जो 15वां वित्त आयोग लगा उसको 41% किया था। आप यहाँ लिख सकते हैं ये कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर इंडिया जा रहा है। और वर्तमान सरकार ने घोषणा भी किया है कि राज्य अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजना निर्माण कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसका क्या लाभ होने वाला? लाभ ये है कि राज्यों को सुधार प्रक्रिया अपनाने को प्रेरित किया गया है। आंध्र प्रदेश यहाँ लिखा हुआ है आपका, ये भी आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, राजस्थान से राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश बढ़ा है। झारखंड भी जो है ना, गुजरात वाइब्रेंट, उसका गुजरात वाइब्रेंट हर एक साल मीटिंग होता है, उसी के तर्ज पर झारखंड वाइब्रेंट का जो है ना आयोजन कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कि प्रतिस्पर्धी संघवाद से एक तो कहीं ना कहीं राज्यों का विकास होने जा रहा है। राज्य का जब विकास होगा तो उस राज्य की जनता का विकास होगा। अगर उस देश की जनता का विकास होगा तो कहीं ना कहीं भारत का भी विकास होगा। तो कहीं ना कहीं बदलते वैश्विक परिदृश्य में आफ्टर कोविड-19 जिस तरह चीज़ें बदली है, उस दौर में ये जो प्रतिस्पर्धी संघवाद भारत के एक बेहतर प्रयास है। इसलिए राज्यों को इस पर मिलकर काम करना चाहिए। नीति आयोग हो या वित्त आयोग हो या जीएसटी परिषद हो या और भी जो केंद्र सरकार जो आपदा प्रबंधन के समय में प्रतिस्पर्धी संघवाद के साथ ही साथ सहकारी संघवाद को भी जो है ना भारत में लागू करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भारत एक बेहतर स्थिति में पहुंच सके। तो आपका ये जो जितना भी मैं इस टॉपिक चीज़ें बोला, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी पॉइंट इम्पोर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए। अगला जो है ना, ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग। जैसे ही अभी आप नीतीश जी एनडीए गठबंधन तोड़ के जब महागठबंधन के साथ आए हैं तो तुरंत जो है ना उनका निकल गया कि नहीं, हमको विशेष राज्य की दर्जा अगर मिल जाता तो बिहार और विकसित श्रेणी की कैटेगरी में आ जाता। तो अगर कभी पूछ देगा कि विशेष राज्य के दर्जे क्या है, ये किसको दिया जाता है, और यहाँ तक यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो यहाँ देखिए इसका पृष्ठभूमि क्या है। 15वें वित्त आयोग 1969 में यह विशेष राज्य की दर्जा जो है ना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। इसका शर्त क्या था? विशेष राज्य का दर्जा उसी राज्य को मिलेगा जहां पहला क्या होना चाहिए, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व या अत्यधिक आदिवासी जनसंख्या होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ सीमा होनी चाहिए, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन होना चाहिए, और राज्य की वित्तीय स्थिति अलाभकारी प्रवृत्ति की होनी चाहिए। ये जो है ना शर्तें हैं, तभी आपको जो है ना विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। अभी हमारे देश में लगभग 8 या 10 राज्यों को जो है ना विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। अगर यहाँ बिहार के रिफरेंस में अगर हम बात करें, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए इस शर्त के अकॉर्डिंग? पहला देखिए शर्त जो ये है कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र तो बिहार में नहीं है, कम जनसंख्या घनत्व भी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो हमारा 1106 है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अत्यधिक आदिवासी जनसंख्या भी हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, पड़ोसी देश का सीमा लगाता है, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन बिहार में है, और राज्य वित्त की अलाभकारी प्रवृत्ति भी नहीं, क्योंकि बिहार का ग्रोथ रेट तो अभी लगभग 10% के आसपास है कोविड के पहले या बाद में भी। तो जो है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिश के अकॉर्डिंग जो है ना बिहार जो है ना विशेष राज्य के दर्जे की जो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। लेकिन बट आप लिखेंगे गरीबी सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, बाढ़ आता है, सूखा आता है, तो कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है। तो आप ऐसे करके बातों को काउंटर करके लिखेंगे। अगर किसी को विशेष राज्य की दर्जा को अगर जो कैटेगरी में उसको शामिल कर लिया जाता है, उसको क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा पहला ये होता है, लाभ ये होता है कि समान केंद्रीय सहायता का एक हिस्सा जो है ना अभी वर्तमान 11 राज्यों को मिला है और शेष 18 राज्यों में वितरित किया। तो अगर जाओ आपको अगर इसका अगर दर्जा मिलता है तो आपको ज़्यादा राशि जो है ना मिलता है केंद्र की ओर से। बाकी विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान उनको की जाती है राज्यों को। परियोजना के लिए लगभग 90% जो है ना आपको अनुदान रुपया मिलेगा, बाकी जो है ना 10% आपको लोन मिलेगा। जबकि सिंपल राज्य में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आपको अनुदान बहुत कम मिलता है। उत्पाद शुल्क व अन्य करों में आपको रियायत सरकार दे सकती है। ये है विशेष राज्य जिसको दर्जा मिलता है उनको है। बाकी विवाद ये है कि विशेष राज्य का मुद्दा
विशेष राज्य का दर्जा देने का आधार ही बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे लिखा है ना कि भाई ये जब कंडीशन आप फुलफिल करोगे तभी आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो अब अभी जब से ये जो तेलंगाना से जब आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना जब अलग हुआ तो वहाँ जो मुख्यमंत्री थे उस समय, हमको अभी नाम याद है, नायडू जी शायद थे, वो भी बार बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे, जबकि वो राज्य जो है ना, एक जो है ना तट पे राज्य है तो उनका तो व्यापार ठीक ठाक है, लेकिन वो भी अपना जो है ना विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। और बिहार तो पिछले लगभग 5-6 साल से बिहार की सरकार जो है ना इसकी मांग कर रही है। तो विवाद इसलिए ये है यहाँ पे, ये है कि आखिर विशेष राज्य के दर्जे का आधार क्या हो, क्या ये आधार होना चाहिए या कोई और आधार होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे है कि जिसको विशेष श्रेणी का दर्जा दिया भी गया है तो वो कुछ विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाया है, वो जो है ना अभी भी पिछड़े के पिछड़े राज्य ही हैं। ये इसके विपक्ष में जो है ना आर्गूमेंट जाता है। इतना आपका ये हो गया। फिर जो है नेक्स्ट जो है ना आपका टॉपिक है आपका एक करंट का, इसका नाम है भारत आसियान। क्या नाम है? भारत आसियान। देखिए अब इसमें क्या है कि आपको अगर आईआर अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता है कि आसियान एक संगठन है जिसमें 10 देश है। तो हुआ यूँ था कि जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जैसे 1950-51 हमारे देश में जब सरकार बनी तो उस समय पूरे दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो एक तरफ अमेरिका और एक तरफ जो रसिया पूरी दुनिया में जो छा गया उसको कहा गया टू पोलर वर्ल्ड, मतलब कि दो ध्रुवीय विश्व। तो दो ध्रुवीय विश्व जब 1945 से लेकर 1991 तक चलता है तो उस समय भारत जो है ना गुट निरपेक्षता की नीति का पालन कर, इसको कहा गया नैम, नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता की नीति हम लोग पालन कर रहे थे। तो आज़ादी के बाद शीत युद्ध के दौर में हम गुट निरपेक्षता का नीति का पालन कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ, और क्या हुआ कि इसी समय 1970 के बाद हमारा झुकाव कहीं ना कहीं रसिया की ओर हो गया, क्योंकि रसिया हमारा एक बहुत अच्छा मित्र था उस समय, अभी भी है। इस वजह से हम लोग जो है ना ईस्ट की ओर, मतलब कि इंडिया के पूरब में जितने भी यहाँ पे इधर कंट्री हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं गया, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ भूमिका में यहाँ लिखे हैं कि भारत ने आज़ादी के बाद नैम की नीति का पालन किया, बट 1970 के दशक में रूस की ओर झुकाव से दक्षिण पूर्व एशिया से हम लोग दूर हो गए, ठीक है ना। अतः भारत ने शीत युद्ध के बाद नई बदलती हुई वैश्विक परिदृश्य में लुक ईस्ट नीति लाया। अभी इसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले हमारा लुक ईस्ट था, अभी एक्ट ईस्ट नीति हम लोग पर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो अब देखिए जो आसियान के साथ जो संबंध है ना कहीं इसी पॉलिसी के लेके है। अब जो आसियान के साथ भी संबंध मेरा एक दिन में इतना मधुर नहीं हुआ, उसके पीछे कई चरण हैं। तो सबसे पहला चरण आप लोग देख सकते हैं 1991 से लेकर 2002 तक। फिर दूसरा जो है ना आपका यहाँ पे है 2003 से लेकर 12 तक, और 2014 से लेकर भी 2022 तक, इसको लिख सकते हैं। तो 3 चरणों में हम भारत आसियान के विकसित हुए संबंधों को देख सकते हैं, ठीक ना। इस ऐसे तो यहाँ पे सिंपल देखिए क्या है कि भारत के साथ जो संबंध है अभी तो वही है कि इसमें एक्ट ईस्ट नीति है, जिसमें कि आसियान तथा बृहत्तर एशिया प्रांत क्षेत्र के साथ भारत जो है ना आर्थिक संबंध, सुरक्षा का संबंध बढ़ाना चाहता है। और 3 पिलर पे मेरा ये संबंध है, वाणिज्य पर, संस्कृति पर और कनेक्टिविटी। उसको कहा गया 3C, कॉमर्स, कल्चर एंड कनेक्टिविटी। तो अभी जितना भी अभी 14वां, 15वां, 16वां जो भी आसियान का और भारत का मीटिंग हुआ है उसमें हम लोग इसी 3 चीज़ पर क्या किए हैं, फोकस किए। उसके बाद तो और भी जैसे कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें अगर जब भारत का अगर पूछेगा कि क्या महत्व है, देखिए महत्व वही मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी कभी आप आईआर लिखें तो आर्थिक महत्व होता है, भूराजनीतिक महत्व होता है, समुद्री महत्व होता है, सुरक्षा के कुछ पहलू होते हैं, कनेक्टिविटी के कुछ होते हैं, ऊर्जा के कुछ होते हैं, आतंकवाद के होते हैं, और अभी वर्तमान में कोविड एंड जलवायु परिवर्तन तो सब में तो है ही। अगर कभी कोई फनी पूछ देगा कि आसियान क्या है, आसियान के साथ पिछले 30 वर्षों में भारत के संबंधों की रूपरेखा तैयार कीजिए और भारत के लिए आसियान क्या महत्व है, आपका ये आंसर जो यहीं पर लिख देंगे, इतना लिख देंगे, आपका चीज़ें बेहतर। आप भूमिका में कितना अच्छा बता दिया, आपको कितने चरणों में डेवलपमेंट हुआ वो दिखा सकते हैं। फिर भारत का जो एक्ट ईस्ट नीति या जो के तहत ये बहुत ही बड़ा चीज़ है आसियान हमारे लिए। बाकी
कॉमर्स, कल्चर और कनेक्टिविटी को लेकर 3 पिलर पे खड़ा है मेरा संबंध। बाकी क्या इम्पोर्टेंस है आर्थिक रूप से, देखिए लगभग जो है ना इस इलाके के लगभग अब तो लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास जो GDP हो गई है। जियो पॉलिटिक्स के देश दक्षिण चीन सागर में, यहाँ पे चूँकि जितने भी आसियान के देश हैं वो दक्षिण चीन सागर के आसपास हैं, और चूँकि चाइना दक्षिण चीन सागर पर अपना दबदबा दबाना चाहता है, इसलिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समुद्री महत्व, आपको पता है कि आसियान जितने देश हैं सब कहीं ना कहीं इस इलाके में है, और सब जो है ना तो इसमें समुद्री महत्व में चूँकि आपको पता है कि अभी जो विश्व व्यापार जो भी होता है उसमें समुद्र के द्वारा ही होता है, और यहाँ जितने भी इधर आसियान के जो देश हैं 10, तो इसमें जो है ना सब समुद्र से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा के पहलू, आतंकवाद है, मानव नस्ली पदार्थ है, साइबर क्राइम हो रहा है, इस सुरक्षा के पहलू भी इम्पोर्टेंट है। कनेक्टिविटी, अगर यहाँ इन सब देशों के साथ अगर हम बेहतर करेंगे, क्योंकि आसियान में म्यांमार है, थाईलैंड है, ये सब देश है, तो हमारे लिए पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। फिर एनर्जी के लिए, बाकी व्यापार वाणिज्य तो काफ़ी ज़्यादा इसमें देशों के बीच हम लोग करते हैं, ये दिखा सकते हैं। बाकी जो है अगला टॉपिक है आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब देखिए ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ना पिछले 2-3 वर्षों से चर्चा का विषय है, और जब से मोदी जी की सरकार आई तब से एक बार बजट में, 2 बार बजट में जो इसका चर्चा किया गया था, क्या इंडिया में UBI लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये एक बर्निंग इशू है, तो एक करंट का ही टॉपिक आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पर ये होता है कि इसको समझते हैं। देखिए नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। UBI एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी, जो कि हर एक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता के आजीविका के लिए हर माह सरकार द्वारा दी जाएगी। यह व्यक्ति के अन्य स्रोतों के अतिरिक्त है तथा इसका लाभार्थी परिवार के बजाय व्यक्ति होगा। मतलब ये है कि हमारी सरकार का ये कभी कभी मानना होता है कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना जो है ना उसके अकाउंट में ही कुछ न्यूनतम आय दे दिया जाए, ताकि उन पैसों से वो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और भी चीज़ों को पूरा कर सके। अभी से कि PDS की दुकान है, उसमें क्या होता है, सब्सिडी मिलता है, इंडायरेक्ट सब्सिडी मिलता है, या और भी चीज़ें हैं जो सरकार जहाँ लोगों को पैसा देती है। सरकार का मानना है कि एक ही बार हम जो है ना लोगों को हर एक माह कुछ ना कुछ पैसा हर एक व्यक्ति को दे दें, ताकि वो अपने जो बेसिक जो उनकी नीड है वो अपना पूरा कर सके। इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक आधारभूत इनकम या यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं। अब सबसे बड़ा बात इसमें कि इसके लाभ या पक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं। तो इससे देखिए हमारे, आपको पता है कि हमारे देश में लगभग 21% लोग गरीब हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे SC ST महिलाएं, बच्चे हैं जहाँ पे जिनके पास जो ना उतना रिसोर्स नहीं है जो कि सब कुछ वो कर सके। तो कई सारे इसके लाभ के जो इसमें लाभ में या पक्ष में हम तर्क दे सकते हैं। पहला कि हर एक नागरिक को इससे ये होगा कि आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जिससे उसकी जीवन गुणवत्ता में क्या होगी, वृद्धि होगी। गरीबी उन्मूलन का सबसे अच्छा और कारगर ये तीव्र तरीका हो सकता है। बीमा प्रदान कर आर्थिक सामाजिक सुरक्षा कर सकते हैं, और संगठित क्षेत्र के 90% मजदूर को फायदा होगा। न्यूनतम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। राज्य व लाभार्थी के बीच सीधा संबंध हो पाएगा। निर्धन राज्यों जिलों को किए जाने वाले त्रुटिपूर्ण आवंटन से संबंधित मुद्दों को प्रभावपूर्ण ढंग से सुलझा सकता है। सिस्टम जहाँ तक लीकेज की बात होती है, जैसे अभी जो हम लोग देते हैं सब्सिडी, उसमें करप्शन का मामला होता है, लेकिन अगर ये हम सिस्टम लागू करेंगे तो लीकेज नहीं होगा। नौकरशाही के भार में काफ़ी कमी आएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम पैसा दे देंगे। बाकी लोग अपने व्यय का निर्णय स्वयं ले सकेंगे, जिससे उनमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। ये सब इसके पक्ष में तर्क दिए जा सकते, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी है। कमियां क्या है, इससे संभावना यह बनती है कि बुनियादी आय प्राप्त हो जाने से लोग जो है ना काम धाम करना छोड़ देंगे, फर्म बाजार से बाहर हो जाएंगे। बोले हमको जब पैसा सरकार दे ही हम काम क्यों करेंगे। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में यह संभव है कि महिलाओं की आय पर पुरुष अपना वर्चस्व जमा, अगर मान लो कि महिलाओं को अगर जो दिया गया पैसा, तो पति या उसके घर में जो भी पुरुष हैं बोले नहीं तो मेरा तुम लेके क्या करोगे, ऐसा हो सकता है। बाकी आय निश्चित होने पर श्रम की सप्लाई कम हो जाएगी। सब लोग बोले यार हम तो फ्री, हमको सरकार जब दे ही रही है तो हमको कमाने खाने की क्या आवश्यकता। वही बात यहाँ पे, आय निश्चित होने पर श्रम की सप्लाई कम, जिससे मजदूरी की दर में वृद्धि होगी, वस्तु सेवा के दाम में वृद्धि होगी। यदि सफल नहीं हो तो इसको फिर से ख़त्म करना, इस सिस्टम को UBI को, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भारत में आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्तर पर बड़ा अंतराल है, कोई गरीब है कोई अमीर है।
ऐसे में न्यूनतम बेसिक आय इस अंतराल को और गहरा कर देगी। अपेक्षित संसाधन हमारे देश में उतना पैसा नहीं सरकार के पास जो ये सब चीज़ कर सके। तो आगे क्या करना चाहिए? अब आगे क्या करना, पहली बात तो यही कि आर्थिक सामाजिक सुरक्षा हेतु पहले से चल रही योजनाओं को तर्कसंगत बनाइए, पारदर्शी बनाइए, लक्षित व समावेशी बनाइए। इस योजना से धनी और उच्च मध्यम वर्ग लाभार्थियों को बाहर करना चाहिए। जो स्कीम चल रहा है यूबीआई को पहले अत्यंत निर्धर ब्लॉक मतलब बहुत ही गरीब जिले में पहले लागू कीजिए, और धीरे धीरे अगर रिजल्ट उसका अच्छा आवे तब आप पूरे देश की ओर पर जाइए। आप ऐसा करके सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेक इन इंडिया। क्या है मेक इन इंडिया? तो मेक इन इंडिया आपको पता है कि जब जब नरेंद्र मोदी जी सरकार जब बनी, जब उन प्रधानमंत्री जब बने थे, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि मेक इन इंडिया जो है ना कार्यक्रम अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका है, कारण बताइए और इसे कैसे सही किया जा सके। बीपीएससी और क्वेश्चन पूछा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में कैसे अपना जगह बना पाएगा, और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल करने के लिए साइंस एंड टेक की क्या भूमिका है। यहाँ पर मतलब जितना भी मेरा टॉपिक इस जीएस कैप्सूल में है सब या तो पूछ चुका है या तो पूछने वाला या तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आप इसको एक भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ है। देखिए मेक इन इंडिया के बारे में वही कि 2014 में सफल शुरू हुआ है, जिसमें कि था कि भाई भारत में बनाओ, मतलब कि इंडिया पूरे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आएगी, निवेश करेगी, हम इंडिया में बनाएंगे और पूरे दुनिया में हम क्या कहलाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाने के उद्देश्य से ये शुरू हुआ था। बट उतना अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाया है। इसका वजह पहला ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई पड़ती, कभी कभी नौकरशाही संबंधी बाधाएं हैं। उत्पादन किसके लिए किया जाए, निर्यात के लिए किया जाए या स्वयं के उपभोग के लिए किया जाए, उपक्रमों को स्थापित करने में बहुत लंबा समय लग रहा है। तो ये जो है मेन कारण आपको दिखाई पड़ रहा है जो जिससे ये सफल नहीं हो पा रहा है। मतलब कि उत्पादन किसके लिए, निर्यात करें कि खुद खा जाए, क्योंकि आबादी भी तो 141 करोड़ है, तो ये समस्या है। अब क्या अगर ठीक है, ये अगर जो उपेक्षित अगर सफलता ये प्राप्त नहीं कर पा रही है अपेक्षित, तो इसके लिए क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं। तो पहला तो हम ये कर सकते हैं कि सर्वप्रथम तकनीकियों के स्वदेशी विकास पर हमको ध्यान देना चाहिए। विदेशों पर कब तक डिपेंड रहेंगे, तकनीकी शिक्षा में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। देश में उच्च शिक्षा संस्थान में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में बढ़ावा देने मिलना चाहिए। कौशल विकास, साथ ही फर्म बाजार में शुरुआत करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। उद्यमियों तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऋण देना चाहिए। पीपीपी मॉडल पे चीज़ें लागू करना चाहिए। एफडीआई पर जो है हमको अच्छे से क्लियरेंस या परमिशन मिलना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन अकॉर्डिंग टू डिमांड हो, मतलब जो भी हम उत्पादन करें बाजार में डिमांड के अकॉर्डिंग करें। भारत को विदेशी संबंध उन देशों से बनाया जाए जो कि तकनीकी रूप से उभर रहा हो। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से प्रवासी लौट रहे, इनको जो है ना हम अच्छा जगह दें, चूँकि हमारे देश में पता है आपको जो बड़े बड़े जो पढ़ लिख के विदेश चले जाते हैं नौकरी करने, वो जो वहाँ से वापस आ रहे हैं अभी, उनको हम अच्छा नौकरी दें। इससे जो हम इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, किसका, मेक इन इंडिया का। एक निजीकरण है, इसको हम नेक्स्ट दिन देख लेंगे, क्योंकि निजीकरण का एक ही टॉपिक हम सब करा देंगे, ठीक ना। इसमें नेक्स्ट चलते हैं आपका जो है, हाँ ये संसद में, ये बहुत ही बर्निंग इशू है, संसद में सुधार। देखिए संसद में सुधार, आपको पता है कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों है, और जो दोनों लोकसभा राज्यसभा है पिछले कुछ वर्षों में सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है शोरगुल का केंद्र बन चुका है। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला पार्लियामेंट शोरगुल में तब्दील हो गया है, और ये क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है और पूछने का चांस है। तो अगर सिंपल की संसद में क्या मुद्दा है, देखिए पहला दोनों संसद क्या लोकसभा राज्यसभा में पहला इशू यही है कि बैठक की संख्या बहुत कम होती है। पहले 1950 में कहाँ 140 बैठक होता, अब तो मुश्किल से 65-50 तक ये लोग आ गया है। फिर अनुशासन की कमी है, भ्रष्ट शिष्टाचार की कमी है। आप देखिएगा बड़े बड़े नेता जो पूरा जो फेमस हैं वो भी जाके वहाँ जो है ना जो चेयरमैन होते हैं उनके चेयर तक पहुँच जाते हैं। ये क्या मतलब है, अनुशासन हो जाता है, शिष्टाचार की कमी है पूरा का पूरा। फिर वहाँ बच्चे लोग बैठे हैं, ठीक ना, ऐसा लोग करते हैं कभी कभी। फिर उसके बाद जो है ना गुणवत्ता विहीन फनफदिया बहस होती है, कुछ से कुछ कटाक्ष कर दिए। एक समय बहस होता था जब जवाहरलाल नेहरू के समय, तो जब उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलते थे, लोहिया जी हो या जो है आपका जो रामेश्वर दिनकर हो, तो नेहरू जी उनका सम्मान करते थे,
कि अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण लेकर सुनिए, वो भी सम्मान करते। लेकिन अभी जो है काफ़ी गुणवत्ता विहीन फनफदिया बहस हो गई, एक दूसरे पर कुछ भी टिप्पा टिप्पणी करना यहाँ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात हमारे देश में महिलाओं की जो है ना निम्न भागीदारी संसद में अभी भी है। और सबसे बड़ा बात है, विधेयक पर कोई चर्चा ही नहीं होता है, बिना चर्चे के ही विधेयक पास हो कर दिए जाते हैं। अगर समस्या है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, इम्पैक्ट तो खराब ही पड़ेगा। सरकार की जवाबदेही में कहीं ना कहीं कमी आएगी। निम्न उत्पादकता से कहीं, जैसे जीएसटी को पास होने में ही 4 साल लग गया। अगर यहाँ पे संसद अगर इस तरह से अगर काम करेगी तो देश के लिए, चूँकि संसद जो है हमारे देश के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब विषयों पर कानून बनाती है। जब वो खुद सही ढंग से काम नहीं करेगी तो हमारा जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है ना खतरे में आ जाएगा। क्वेश्चन मैं ये अपने डेली आंसर प्रोग्राम में पूछा भी था पार्लियामेंट के बारे में। अब इसमें क्या सुझाव दीजिएगा? ठीक है, ये लोग तो गलती कर रहे हैं, लेकिन आप क्या सुधार दीजिएगा? आप उसको बोलिए, एग्जाम में लिखिए कि न्यूनतम जो है ना दिवस जो है 100 से 120 दिन जो है बैठक होना चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक जो 108 जो पेंडिंग है उसको पास करना चाहिए, और 33% आरक्षण महिलाओं को दीजिए, ताकि महिलाएं अगर जो आएगी इस तरह के वो लोग तो कम से कम हल्ला गुल्ला नहीं करेगी, अपना काम करेगी। जैसे कि पंचायती राज सिस्टम में आप एग्जांपल दीजिए कि पंचायती राज सिस्टम में 33% होने से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी अवेयरनेस जगी है। महिलाएं अपने शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी काम को कर रही है। अगर 33% आरक्षण हम दे देंगे तो संसद की उत्पादकता कहीं ना कहीं सुधर सकती है। समिति जो हमारे संसद में है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। दल बदल कानून को और पावरफुल बनाना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखिएगा जब चुनाव होता है, चुनाव पहले कोई नेता इधर उधर चला जाता है, इसे रोकने की ज़रूरत है। और बौद्धिक निवेश कीजिए, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब लोग एमएलए लोग हैं उनको अच्छा कुछ सिखाया जाए, उनको ट्रेनिंग देगा, भाई आप देश के लिए काम कीजिए, ना कि अपने आपस में शोरगुल कीजिए, ऐसा होना चाहिए। बाकी आप लिख सकते, निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि संसद नीति निर्माण के लिए होनी, मतलब कि संसद है ना भाई कि पॉलिसी मेकिंग काम होना चाहिए, ना कि राजनीति के लिए। भारतीय संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, अतः करना चाहिए। अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा कथन बना के कि भारत संसद नीति निर्माण के लिए होनी चाहिए, ना कि राजनीति के लिए, वर्तमान संदर्भ में इस कथन का व्याख्या की आप जो मैं बोला वही आपको लिख के आंसर को ख़त्म करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिमस्टेक है, तब बिमस्टेक में देखिए शॉर्ट में देख लीजिए। अभी तो मैं इसको एक वीडियो बिमस्टेक का बताया ही था कि बिमस्टेक जो है ना 1997 में बना है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान देश है। लगभग 1.5 अरब आबादी है। लगभग जो है ना 22% जो है ना आपका जो है ना जनसंख्या पूरे दुनिया का लगभग है मोटा मोटी। बिमस्टेक एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसके मूल रूप से सहयोग में क्या है, व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य शामिल है। तो 8 में 8 अन्य क्षेत्र जैसे कृषि, पब्लिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, पर्यावरण, संस्कृति, ये सब भी ना इसमें शामिल किया गया। अब क्वेश्चन वही कि भारत के लिए बिमस्टेक का क्या महत्व है। देखिए महत्व वही है, राजनीतिक, भू राजनीतिक, सामरिक, ये सब महत्व होता है। तो वही चूँकि यहाँ लिखा हुआ है कि भारत संस्थापक सदस्य है, वहीं पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने के कारण सार्क की प्रासंगिकता में कमी आई है। बिमस्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व का एक पुल का काम करता है। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को मजबूती प्रदान करता है। भारत के पूर्वोत्तर ऐसे संपर्क होगा, और कहीं ना कहीं जो म्यांमार, इंडिया, थाईलैंड के बीच जो राजमार्ग सड़क बन रहा है उसमें इसका इंपॉर्टेंस आप इसको लिख सकते हैं। बाकी मैं इसका भी एक वीडियो में बनाया हूँ, उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको लगता है, इसका नाम है आपका वित्तीय समावेशन। यूपीएससी बीपीएससी ना जाने कहाँ कब कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए समावेशन अभी बहुत ही वर्निंग इशू है। इसमें सिंपल सा मतलब ये होता है जैसे कि एक टर्म है समावेशी, मतलब एक ऐसा विकास जो कि देश के सभी आम आदमी तक पहुँचे, अंतिम पायदान तक विकास की प्रक्रिया का पहुंचना ही क्या है, समावेशी विकास है। सिंपल सी बात है। अब समावेशी विकास भी कई सामाजिक होता है, वित्तीय होता है, आर्थिक होता है, साक्षरता होता है। अब इसमें वित्तीय समावेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से जो वित्तीय समावेशन पर काफ़ी सरकार काम कर रही है। ये पहला जनधन योजना खुला था, वो कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता है, इसी का है टॉपिक, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले इसका परिभाषा क्या लिखिएगा,
वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि सस्ती कीमत पर कमजोर वर्गों तथा निम्न आय के लोगों के लिए जरूरत के समय पर्याप्त मात्रा में ऋण तथा वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को क्या करना, सुनिश्चित करने की प्रक्रिया। मतलब बैंक से, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कई करोड़ों लोग हैं जिनका बैंक में अकाउंट ही नहीं। जब बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल पाएगा? वही चीज़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई नई नहीं, क्योंकि 1969 देखिए 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का वो की थी राष्ट्रीयकरण। कहीं ना कहीं राष्ट्रीयकरण करने से क्या हुआ, बैंक बन गया सरकारी, और सरकारी बैंक बनने से यह हो गया जो गांव के जो ग्रामीण लोग भी जो है ना अपना अकाउंट ओपन करवा पाए। क्योंकि प्राइवेट में अगर आप एक अकाउंट ओपन करवाए तो वहाँ मिनिमम चार्ज ही 5,000 कहीं 10,000 है। तो जो सरकारी बैंक है वहाँ तो फ्री अकाउंट में भी जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलता है ना। तो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलना कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम सरकार का है। बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप में कहीं ना कहीं जो ये लोग आपस में बैंक में अकाउंट ओपन करके कोई काम करती है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला है कि लेकिन हमारे देश में दिक्कत क्या है, लगभग जो है ना, खैर अब तो 40% नहीं, लगभग अभी भी 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है, क्योंकि गरीबी है उनके पास, वो पढ़े लिखे नहीं है, आय का अभाव है। जब पैसा ही नहीं तो अकाउंट क्यों रहेगा, ये बात है। तो अब देखिए वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या? उद्देश्य यही रहता है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाए और रोजगार परक और गरीबी उन्मूलन स्कीम चलाया जाए, साहूकार और महाजन के चंगुल से इन लोग को निकाला जाए, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अब इसका महत्व क्या है? अगर सबके पास वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध होगी तो देश की आर्थिक वृद्धि होगी, गरीबी खत्म होगा, वित्तीय साक्षरता बढ़ेगा तक। हाँ सॉरी, इसमें क्या चुनौतियां हैं वित्तीय समावेशन को लागू करने में? हमारे यहाँ क्या समस्या है? पहला समस्या तो ये है कि भाई वित्तीय साक्षरता नहीं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तकनीकी अवरोध है, मजबूत निगरानी प्रणाली का अभाव है, और अन्य भी कई सारे गरीबी बेरोजगारी भुखमरी जो है ना समस्या है। अब वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में सरकार की क्या भूमिका है और आरबीआई की क्या भूमिका है? अगर आरबीआई की भूमिका अगर पूछिएगा तो आप लिखिएगा कई तरह की समिति का गठन किया गया है, वित्तीय साक्षरता केंद्र का स्थापना की गई है, शून्य बैलेंस जीरो अकाउंट बैलेंस खोलने की सुविधा दी गई है, भाषा की बाध्यता आप खत्म कर दे, अब हिंदी में बहुत कुछ आता है, केवाईसी मानकों का बहुत ही सिंप्लीफिकेशन किया गया। ये आरबीआई की प्रयास है। अगर कहीं भी सरकार के क्या प्रयास है आप लिखिएगा, सरकार जो है ना जनधन योजना चलाई है, अटल पेंशन योजना चलाई है, पेंशन योजना है, और भी कई चीज़ें स्कीम जो है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ये कहीं ना आधार स्कीम है, ठीक ना, मोबाइल बैंकिंग है, या जो है आईटी फॉर जो भारत नेट कार्यक्रम है, ये कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का सरकार का एक बेहतर प्रयास है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई क्या कर रही है इस दिशा में और सरकार क्या करे, तो आप इतना आप चीज़ों को लिख सकते हैं। देखिए एक सिंपल सा में कितना बात इसमें कवर हो गया, तो यही चीज़ है। बाकी देखिए यहाँ पे अगर इसका क्वेश्चन तो यूपीएससी भी पूछ चुका है और एक बार बीपीएससी भी पूछ चुका है, और मैं टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था कि डीबीटी क्या है, प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफ़र क्या है। तो डीबीटी एक सरकारी योजना जिसका उद्देश्य सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, ताकि लाभार्थी को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके और अनियमितताओं को बंद किया जा सके। जैसे कि अभी जो सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना में जो पैसा मिलता है 1,600 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में, और भी कई तरह से सरकार जो पैसा देती है डीबीटी के माध्यम से दे रही है। डीबीटी के अंदर जो मनरेगा में और भी चीज़ों में जो है पैसा मिल रहा है। अब इसका लाभ क्या? देखिए लाभ तो यही हो गया पहला कि भाई जिनका अकाउंट होगा उनके हाथ में पैसा आ जाएगा, पहली बात लाभ तो ये हो गया। दूसरा जो है ना, राजकोषीय लागत कम होगा, धन के लीकेज को रोकता है, कालाबाजारी रोकता है, और जो है ना इसे करता है, और बाकी शारीरिक श्रम को काफ़ी बचाता है, और मानवीय त्रुटि को भी ये लोग कम करता है। सीमाएँ क्या है? अभी भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमी है। जैम जो जनधन, आधार और मोबाइल, जैम ट्रिनिटी आवश्यक है, लेकिन अभी भी सबके पास ये नहीं है, मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है, ठीक ना। उसके बाद अभी जनधन योजना में भी कुछ समस्या है, कई जगह बैंक में जो है ना अकाउंट बंद हो गया, कई लोगों का, कर्मचारियों का अभाव है, ठीक ना। मोबाइल हमारे देश में मुश्किल से अभी तक 70 या 80% लोगों के पास है, और लाभार्थियों की अभी भी पहचान नहीं हो पाई, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। ये डीबीटी के सामने मेन जो आपकी समस्या है, ये दिखा सकते हैं।
उसके बाद जो है ना अगला आईआर का टॉपिक है भारत चीन संबंध। देखिए भारत चीन संबंध जो है ना, अगर जो कभी क्वेश्चन देखिए, कभी भी अगर आईआर का क्वेश्चन आता है तो पूछता है कि संबंध, तो संबंध देखिए, संबंध में देखिए दो चीज़ होता है, या तो एक मधुर मतलब कि सहयोग के पहलू होंगे और तनाव के पहलू होंगे, आपको दोनों पहलू दिखाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के साथ कुछ सहयोग भी है कुछ तनाव भी है। यहाँ पे देखिए सिंपल क्या है कि भारत जो है ना चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी राष्ट्र था। मतलब कि 1 अप्रैल 1950 को ही जो है ना भारत ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था। उसके बाद 1954 में पंचशील के द्वारा शांति का चीज़ा कायम किया गया था, लेकिन 1962 में चीन और इंडिया के बीच युद्ध हो गया, मामला काफ़ी गड़बड़ हो गया। अब तब से लेके समस्या कई सारा ज़्यादा है। अब देखिए समस्या पहला तो यही है कि हमारा जो है ना, हम चीन से खरीदते ज़्यादा है चीज़, हम बेचते कम। इसका मतलब व्यापारिक घाटा लगभग बहुत ज़्यादा हमारे पास है, हमारे तरफ है। कई तरह की सीमा विवाद है, जैसे अगर आप इंडिया चाइना का अगर जैसे करके मैप देखिएगा, जैसे यहाँ पे यहाँ अक्साई चीन है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का इशू है, तो सीमा विवाद की कोई कमी नहीं है। पश्चिमी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन का है जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। फिर केंद्रीय क्षेत्र में नाथुला दर्रे से मानसरोवर के बीच यात्रा पर वो कभी कोई प्रतिबंध लगा देता है चाइना। फिर पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में कई इलाके खुद कहता है मेरा है, ऐसा कुछ बोलते रहता है वो, ठीक ना। बाकी कई तरह के जल विवाद है, जैसे लालहो परियोजना में है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी पर वो चाइना कई तरह का डैम बना रहा है। ये समस्या जो है चाइना के साथ है हमारा जल विवाद में, ठीक ना। तो ये हो गया, तो ये तो कुछ विवाद हो गया। बाकी अभी हाल फिलहाल में डोकलाम विवाद हुआ है, आपका जो गलवान घाटी में इशू हुआ है। बाकी और भी जो नेशनल लेवल आतंकवाद को लेके पाकिस्तान को उसका झुकाव रहता है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, या श्रीलंका के तरफ का झुकाव है, ये सब कई तरह समस्या, दक्षिण चीन सागर विवाद है, ये चाइना के साथ होने वाले हमारे प्रमुख क्या है विवाद है। अब देखिए जो है ना कि अब इसमें यह है कि आप चाइना के परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ पूछे, अगर सामरिक हित अगर पूछे, तो इसमें क्या लिखना, देखिए चीन भारत के जो है ना यूएनओ में अस्थाई सदस्यता का हमेशा विरोध करता है। पहला, स्ट्रिंग ऑफ पल्स के द्वारा चीन दक्षिण चीन सागर तथा अरब सागर में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका में हम्बनटोट बंदरगाह को खरीद लिया है, विकसित कर लिया है। चीन पिछले 50 वर्षों से पाकिस्तान के साथ सैन्य उपकरण कर रहा है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकवादी ये चाइना बचाने का भी काम करता है, कहाँ यूएनओ में। अगला इसका टॉपिक है वन बेल्ट वन रोड, इसको अवार्ड कहा गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRIA चाइना का है। एक है बिल्ड बेटर बैक, ये G7 का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि BRI और बिल्ड बैक वर्ल्ड बेटर का क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं जब ये पढ़ाऊंगा G7 वहाँ बताऊंगा, डिस्कस करूंगा अच्छे से। देखिए अगर ये पूछेगा वन बेल्ट वन इनिशिएटिव क्या है, तो आप सिंपल ये लिखिएगा, यह चीन की प्रस्तावित महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से चीन अपने व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क तैयार करते हुए एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के लगभग 60 देशों को जोड़ने का योजना बनाया है। अभी इसका ना 2014-15 में इसका ना BRI का जो चाइना मीटिंग हुआ था बीजिंग में, उसमें इसने क्या क्या कहा था चाइना, देखिए क्या बोला है। बोला कि इसमें मेरा 2 कंपोनेंट रहेगा, एक बोला कि एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट रहेगा, दूसरा मेरीटाइम सिल्क रोड रहेगा। मतलब कि एक ज़मीन से मार्ग हम बनाएंगे और एक समुद्री मार्ग बनाएंगे। जो ज़मीन से मार्ग है उसको कहा गया सिल्क रोड। इसने कहा कि यह भूमि आधारित होगा, यह एक बड़ा योजना होगा जिसमें एशिया, यूरोप के देश में क्या हम बुनियादी निर्माण करेंगे, सांस्कृतिक विकास करेंगे, व्यापार करेंगे, ये कहा। और कहा कि इसमें यह समुद्री आधारित रहेगा, ये बहुत बड़ा रहेगा। इसका लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया हो, ओशनिया है, उत्तर अफ्रीका है, तटवर्ती देशों में हम जो दक्षिण चीन सागर में, प्रशांत महासागर, सबके साथ हम जुड़ के जो है ना व्यापार करेंगे। मतलब मोटा मोटी देख लीजिए, अगर आप ऐसा अगर ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक, अगर ये इक्वेटर है, यहाँ इंडिया है, यहाँ ये चाइना है, ठीक ना, उसका मानना एक ऐसे जो सिल्क रोड से हम इधर जुड़ेंगे, इधर भी जुड़ जाएंगे, अब फिर जो ऐसे समुद्री मार्ग से ऐसे होते हुए इधर जुड़ जाएंगे। तो कहने मतलब ये जो BRI या जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का है, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और इससे कहीं ना कहीं जो है ना हमारे जो हिंद महासागर में इससे अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश करा, और इंडिया के लिए जो है खतरा है। तो ये है, तो यह जो है ना परियोजना चीन की आर्थिक एवं भू राजनीतिक को
को मजबूत बनाएगा। चीन की वैश्विक मामले में भागीदारी बढ़ाएगा। इसके माध्यम से चीन अपने उद्योगों की क्षमता को बढ़ा पाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक और सामरिक अपनी स्थिति मजबूत करने में क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे ये है कि जब इसका जब मीटिंग हुआ था BRI का चाहे जब किया था, इंडिया उसमें शामिल नहीं हुआ था। वो भारत ओवर से सम्मेलन में मीटिंग नहीं गया था, ठीक ना। भारत ओवर का एक प्रमुख, देखिए भारत क्यों विरोध कर रहा है, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा, मतलब भारत जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसका भारत विरोध क्यों कर रहा है। विरोध का पहला जो कारण ये है कि अगर यहाँ पे इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है मान लीजिए, तो यहाँ पे एक ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, और ये कॉरिडोर जो है ना इसी BRI मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड का ही हिस्सा है। तो चूंकि जो चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर ये गुजर रहा है, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर से होकर गुजर रहा है, तो इंडिया इस पर क्या जता रहा है, आपत्ति जता रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि CPE चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अपनी अखंडता व संप्रभुता की अनदेखी मानता है। यह गैरा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट छोटे देशों को ऋण के जाल में फंसा देगा। जैसे श्रीलंका जो है ना काफ़ी अधिक लोन चाइना से लिया था, आज फंस गया, ये सब कहना है। बाकी अमेरिका व जापान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल ना होते हुए भी अपने वहाँ प्रतिनिधि उन्होंने भेजा था। कुछ जानकारों के अनुसार भारत इस सम्मेलन का बहिष्कार करके कुछ आर्थिक योजना से वंचित भी रह पाएगा। इस योजना में शामिल होने से भारत को ये होगा तक मेक इन इंडिया को थोड़ा बहुत जो है ना लाभ मिल सकता था, लेकिन हित पहले है, लाभ तो बाद में देख लेंगे, ठीक ना। आगे कि भारत को शंघाई कोऑपरेशन संगठन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मेंबर होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है अगर जो हम इसका वन बेल्ट रोड का इनिशिएटिव ना माने तो, ठीक ना। अब यहाँ पे अंतिम वही कि अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो भारत भूटान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी देश इस मीटिंग में या इस BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा चीन के साथ है, लेकिन भारत को जो है ना अपना हित जो है ना देखते हुए उचित निर्णय लेते हुए हमको जो है ना BRI का जो है ना विरोध करना चाहिए, और ख़ास करके हमको हिंद प्रशांत महासागर में अपनी इतनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए ताकि हम चाइना के किसी भी चीज़ों का बेहतर जो है ना एक बैलेंस रूप में जवाब दे पाए। इसलिए भारत क्वाड का कर रहा है और भी कई हिंद महासागर अपने मजबूती स्थिति मजबूत कर रहा है ताकि ऐसे चीज़ों को हम क्या कर सकें, रोक सकें। चलिए अब यहाँ पे इसी बात में यहाँ भी करता हूँ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में हम शायद PT में भी पूछा था क्वेश्चन, जब जो पेपर 67 शायद कैंसिल हुआ था ना, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा था PT में कि चीन पाकिस्तान गलियारा है क्या। तो वही जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, तो वही है CPEC परियोजना लगभग $62 मिलियन लागत की राजमार्ग, रेलवे, पाइपलाइन इन्वेस्टमेंट से लेकर मिलाकर बनाई गई लगभग 300 किलोमीटर लंबी परियोजना, तो जो चाइना से लेके मतलब कि ना ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान से लेके जो ना झिचियांग जो है एक चाइना में है वहाँ से इसको जोड़ने का काम करेगा। यह प्रोजेक्ट न केवल भारत के भू राजनीतिक हितों के विरुद्ध है बल्कि भारत की संप्रभुता में भी हस्तक्षेप का प्रयास, क्योंकि चाइना ये देखिए यहाँ पे इंडिया जम्मू कश्मीर है, यहाँ से गुजर रहा है, मतलब कि जो POK से गुजर रहा है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एकता अखंडता के लिए खतरा है। ग्वादर क्षेत्र में इस परियोजना का भी हाँ वहाँ के लोकल लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक ना, ये चीज़ें हैं। तो भारत हाँ क्वेश्चन अगर पूछेगा कि चीन पाकिस्तान की धुरी मजबूत हो रही है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चिंता का विषय है। इंडिया को कोई ना कोई अलग जो है ना रास्ता अपनाने की आवश्यकता है। ये हो गया। बाकी अब इसी में देखिए एक और IR आ गया जिसमें कि आपका इसमें है कि भारत पाकिस्तान संबंध है। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, तब इसको वीडियो ख़त्म कर बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। देखिए भारत पाकिस्तान के बीच संबंध का जो मेनली जो मुद्दा है, क्यों तनाव है, पहला तो आतंकवाद है, ये सबसे करंट इशू है। सीमा पार से आतंकवाद होते रहता है हमेशा, उरी पठान हमला, इसके जवाब में हमारे द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर से संबंध जटिल हो गया, ठीक है, विवाद से बढ़ गया। फिर जल विवाद है, आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, लेकिन बार बार कभी कभी आरोप लगता है कि इन नदियों का पानी भारत ज़्यादा यूज कर लेता है, ठीक नहीं,
ये विवाद है। फिर उसके बाद जो है ना एक किशनगंगा और राले बिजली परियोजना पर भी आपत्ति पाकिस्तान दर्ज करा चुका है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में जो पाकिस्तान में, वहाँ भी जो है ना कई सारे इशू होते रहता है। वहाँ के लोग जो है ना पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक ना। और अफ़गानिस्तान में जो है ना कहीं तालिबान के साथ जो है ना उसको जो भारत सॉरी तालिबान के साथ जो है ना चीज़ें जो करने में जो है ना पाकिस्तान की भूमिका रहती है। वही तालिबान के साथ जो है ना आतंकवादी को बढ़ाने में पाकिस्तान की भूमिका है। बाकी सियाचिन का मुद्दा है, ठीक ना। फरक्रीक का विवाद है। ये जो है भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के कुछ जो है ना इशू है, ठीक ना। अब जो है इसमें जो भी आगे बचेगा टॉपिक, इसमें बहुत सारा है, तो मैं इसको अभी देखिए शब्द के टॉपिक देख लीजिए, बहुत सारा इसमें टॉपिक है। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो मैं इसको आगे 3-4 लेक्चर इसको कवर करेगा। बाकी अभी तो ये पहला GS मेंस कैप्सूल, अभी 1-2 और आएगा तो कोशिश करेंगे वीडियो बन जहाँ, लेकिन जो 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 जहाँ पे मेरा डेली आंसर प्रोग्राम चलता है वहाँ पे चीज़ें जल्दी मिल जाता है, ठीक ना। बाकी जिनको भी आंसर प्रोग्राम करना है वो जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।